हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग जनवरी महीना प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह को पढ़ेंगे, जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जनवरी महीना प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन है, जिसको आज मैं सार संग्रह कवर करूंगा। तो पहला सेक्शन इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति किस देवता को दो पुत्रियाँ कहा गया है? तो ये प्रजापति को दो पुत्रियाँ कहा गया है। देखिए, आपको वैदिक साहित्य में आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए वेद का। देखिए, वेद का वेद, ठीक है, तो वेद के इसको लिखा कौन है? वेद को, तो इसको वेद व्यास इसको लिखा था, वेद व्यास। देखिए, आपको भी पता है कि वेदों की संख्या टोटल 4 है। यहाँ देखिए, पहला जो वेद था आपका था ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है। दूसरा जो आपका वेद था वो था यजुर्वेद। यजुर्वेद ये जो आपको है गद और पद से रिलेटेड, कविता और कहानी वाला वेद, गद और पद, ठीक है। तीसरा जो वेद था आपका वो था सामवेद। सामवेद, ठीक है। तो सामवेद में क्या था? अनारकली डिस्को चली संगीत से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। और चौथा जो वेद होता है आपका, चौथा जो वेद हुआ आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या है? ठीक है, तो ये जादू टोना से रिलेटेड है। तो आपको ये चारों पॉइंट याद होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है, नोट में इसको बताता हूँ कि सबसे प्राचीन वेद तो आपका हो गया ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो गया प्राचीन वेद। और सबसे बाद का अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये सबसे बाद का जो वेद होगा वो भैया अथर्ववेद होगा, अथर्ववेद। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम का प्रीवियस ईयर सारा पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो गया ऋग्वेद, और सबसे अगर बाद वाला पूछे तो अथर्ववेद, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से याद रखना। हाँ, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको श्रवण के नाम से जाना जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान और विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त हुआ है। बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, देखिए इसे कोरिलेट करके मैं बता दे रहा हूँ। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दोनों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधर्यु का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान करने वाले पुरोहित को प्राचीन समय में अधर्यु बोला जाता था। देखिए, माध्यिका और योगाचार का संबंध किससे है? तो देखिए, महायान बौद्ध मत की दार्शनिक शाखा महायान बौद्ध मत से है। देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, ठीक है, तो उसी से ये रिलेटेड है। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन आपका, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था पाटलिपुत्रा में। देखिए, यहाँ से मैं चारों को क्लियर कर देता हूँ आपका। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, ठीक है। और सेकेंड जो हुआ था आपका वैशाली में। थर्ड जो आपका हुआ था दिया हुआ है पाटलिपुत्रा में। और देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट है भाई। चौथा जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? फोर्थ हुआ था आपका कश्मीर, कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है। और इसका शासक कौन था? तो कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क जो होता है, देखो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देता हूँ। कनिष्क जो होता है कुषाण वंश का शासक होता है, कुषाण वंश, ठीक है। और कनिष्क के द्वारा एक चलाया गया था, आपको पता है 78 BC में शक संवत चलाया गया था। अच्छा, कनिष्क वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कुजुल काडीफेस, कुजुल काडीफेस। तो ये 5-6 पॉइंट है, आपको यहाँ से याद होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो ये सारनाथ जो बना था वो गुप्त काल में ही बना था। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट शासक अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, जिसको आज मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ। देखिए, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना, ठीक है, अस्थाई सेना, इसको अलाउद्दीन खिलजी के समय में अस्थाई सेना रखा था। और सिक्कों पर तारीख लिखने को प्रथा जो शुरू किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुआ था। देखिए, इतना से काम नहीं चलेगा, मेरा फेवरेट है तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ थोड़ा। देखिए, खिलजी वंश, वो ऐसा कंसेप्ट दूंगा ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड आपका होता है 1290 से 1296 ईस्वी में होता है। देखिए, खिलजी वंश का जो संस्थापक जो होता है, देखिए इसका जो संस्थापक कहाँ गया भाई, हाँ, इसका जो संस्थापक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये बहुत बुढ़ापा में शासक बनते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा देखो दो ही काम किया गया है, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक तो इसने किलो खोरी को राजधानी बनाया था, किलो खरी को राजधानी बनाया था, ठीक है, राजधानी। और दूसरा जो भाई दिल्ली में जो मंगोलपुरी है, ठीक है, मंगोलपुरी को बसाया था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ट्विस्ट अब आता है। देखिए, तो एक्चुअल में होता है क्या है कि इसके पास अलाउद्दीन खिलजी शासक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो होता है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, खलबली हो गया खिलजी की कहानी, पंकज की जुबानी। देखिए, ये एक्चुअल में इनका जो अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो चाचा और दामाद होता है कौन, इसका ससुर होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी शासक अपने चाचा और दामाद को मार के बनता है, कड़क मानिकपुर से उसको सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को हत्या करके। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है आपका, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है 1296 से 1316, ठीक है, लंबा टाइम पीरियड रहा है। देखिए, ये इसका जो राज्याभिषेक होता है भाई, राज्याभिषेक होता है ये बलवन के लाल महल में, बलवन के लाल महल में। ये भी याद रखना कि ये लाल महल का निर्माण कौन करवाया था, तो बलवन करवाया था। तो राज्याभिषेक जब हो जाता है इसका बलवन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का, देखो ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या काम किया जाता है। सबसे पहले इसको सेना को एकदम बेहतरीन बनाता है, ठीक है। सैन्य सुधार करता है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसे। सबसे पहले इसमें अस्थाई सेना रखता है, अस्थाई सेना, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में सबको सेना तो रख लिया, सबको पैसा भी एकदम फटाफट देता है। नगद वेतन, नो उधार, नगद वेतन देने का काम करता है। तीसरा नंबर पे फिर दाग और हुलिया पॉलिसी लेके आता है, दाग और हुलिया, ठीक है, पद्धति लाता है ताकि आपको सबको पहचान कर सके। तो ये 3 सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सुधार करने के बाद वो अपने आप को, और ये इनका विजय अभियान भी बहुत भयंकर था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के रौंद दिया था, मलिक काफूर इसका सहयोगी था, ठीक है। तो देखो ये रौंदने के बाद ये अपने आप को क्या कहता था, इसको उपाधि मिला था जी, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपाधि इसको क्या मिला था, ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर बोला था, द्वितीय सिकंदर, ठीक है, या सिकंदर शानी, कन्फ्यूजन नहीं होना, सिकंदर सानी या अलेक्जेंडर द्वितीय भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देखिए, बेहतरीन काम करने के साथ साथ इन्हें भूमि में भी बड़ी बेहतरीन सुधार किया था। देखो, दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, ये दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट शासक था, जिसने पता है क्या किया था, भूमि की पैमाइश किया था, भूमि की पैमाइश, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए।
अच्छा, इनके द्वारा देखो बहुत बहुत सारा चीज़ का निर्माण किया गया था, ये भी याद रखना। देखो एक सेकंड, इसने बहुत सारे किला वगैरह बनवाया है, तो आपको याद रखना। एक बनवाया था, इसके द्वारा स्थापत्य कला में भी बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, ठीक है। पहला तो ये भैया अलाई दरवाज़ा का निर्माण, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया है, ठीक है। दूसरा था देखो मंगोल आक्रमण भी इसी के समय में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मंगोलों से बचने के लिए सीरी का किला बनाया था, मंगोलों से के बचने के लिए। ये देखना जाके, सीरी का किला दिल्ली में है, सीरी का किला, ठीक है। एक चीज़ और था, देखिए वो भी दिल्ली में ही निर्माण करवाया था आपका, ये हौज खास, हौज खास बहुत ही बेहतरीन है, मैं सब देखा हूँ। हौज खास ये भी दिल्ली में है। एक था और 1000 स्तंभों का निर्माण भी करवाया था, ये 1000 स्तंभों का निर्माण। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। और कुछ बचा, देखिए यहाँ वही तो बता दिया कि भैया सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुआ था, ठीक है, मंगोल आक्रमण, ठीक है। और ये हिंदुओं के प्रति बहुत ही बेहतरीन उदारवादी के में काम किए हैं, हिंदू के प्रति स्नेह था, प्यार था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। और प्यार का बात आ गया तो देखो भैया, इसको पद्मावती से भी प्यार हुआ था, पद्मावती से भी प्यार हुआ था, और उसी के चक्कर में सारा बवाल भी हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हो गया, कुछ और छूटा। उसके बाद थोड़ा सा देखो, मुबारक खिलजी भी शासक बनता है, मुबारक खिलजी बाद में शासक बनता है, तो ये अपने आप को खलीफा घोषित करता है, ये भी देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक खिलजी। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम और मैं पूरा विस्तार से बता दूंगा। फिलहाल इतना काफ़ी है, अलाउद्दीन खिलजी से इतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो आपका कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर। दिल्ली सल्तनत का स्थायी सेना कौन रखा? अलाउद्दीन खिलजी। और देखो एक चीज़ और, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा जो था वो भी आपको अलाउद्दीन खिलजी ही लिखता था। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन देखा जाता है बहुत एग्जाम में। वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार ही, यह वाक्य किसके कथन से रिलेटेड है? तो ये उदारवादी, ठीक है। कांग्रेस मंच में देखो स्वराज शब्द का उद्घोषण कब हुआ था? देखो ये बहुत फंसाता है। देखिए ये स्वराज शब्द का उद्घोषण कब हुआ था? देखिए ये बहुत विवादित क्वेश्चन है जी, स्वराज वाला, ठीक है। तो ये कांग्रेस मंच में स्वराज शब्द का उद्घोषण कब हुआ था? तो 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में, ठीक है। स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रथम प्रयोग जो हुआ था, प्रथम प्रयोग किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी इसको एसएससी बहुत बार। तो 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किया था, दादा भाई नौरोजी। बहुत साहब होशियार चंद जो होगा वो बोलेगा नहीं दयानंद सरस्वती किया है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखो दयानंद सरस्वती भी किया है लेकिन वो होम रूल आंदोलन में किया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो दयानंद सरस्वती ये कब किया था? तो होम रूल आंदोलन के समय में, ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में। और ये उससे पहले बोल दिए थे ये दादा भाई नौरोजी। तो आपको ये बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी में, और बाद में दयानंद सरस्वती बोले थे ये होम रूल आंदोलन के समय में, ठीक है। चलो देखो, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अरविंद घोष कहा था, ठीक है। देखिए अरविंद घोष से क्वेश्चन और पूछा जाता है। इसने पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना किए थे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने समाचार पत्र कौन से निकाले? तो हाँ इसका देखो दो था, एगो न्यू इंडिया और एगो कॉमन हिल, नहीं बिल होगा यहाँ, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमन बिल दो पत्रिका निकाला था, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीय को जगाना है, यह कथन किसका है? तो ये एनी बेसेंट बोले थे। देखो ये एक्चुअल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में ये बोला गया था जब स्थापना होता है। देखो
मैं तो भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीय को जगाना है। तो किसने कहा था? एनी बेसेंट। देखो एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछेगा जी 18 दिसंबर, ये डेटवा याद रखना, साल तो सबको पता होता है 1985। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये डेट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीतिक और मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। तो आपको भी पता है गांधी जी अहिंसावादी के नेता थे। ठीक है, हिंसावादी नहीं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये लाइन बोला गया है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देते हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी बोले थे। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि दी स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ इंडियन स्टेट, बहुत ही बेहतरीन लाइन है ये। किसने लिखा है ये पुस्तक? ठीक है, तो ये कृष्ण मेनन लिखे हैं। दी स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रख लेना। अच्छा, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख, उसका चर्चा किया है या उल्लेख के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सन्यासी विद्रोह में ऐसा बात बोला गया है। देखो ये कि पुस्तक याद रखना। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो आनंद मठ लिखा गया और इसमें क्या चीज़ का उल्लेख है? तो एक्चुअल में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लाइन लिखा गया है। अच्छा, ये भी देखो बीपीएससी पूछा है जी, इसको देखो बीपीएससी 2 बार पूछा है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र पर के पास था क्या था? खाद्य और कृषि मंत्री था। ठीक है, इस बार भी तो शायद पूछा था 67वीं बीपीएससी में। एक देखो और ये भी पूछता है कि श्रम वाला भी कई बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, श्रम विभाग, तो ये याद रखना श्रम विभाग किसके पास था? तो जगजीवन राम के पास था, जगजीवन राम के पास था। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में द्वारा नरसंहार की घटना घटी? देखो भैया जलियांवाला बाग से बहुत कुछ पूछा जाता है। देखो जलियांवाला बाग को मैं कंसेप्ट क्लियर, देखिए जलियांवाला बाग का पूरा फंडा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। जलियांवाला बाग, देखो ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 1919 को हुआ था। देखो इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं सारा क्वेश्चन आपको आज यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। तो देखिए इसमें हुआ ये था कि एक सार्वजनिक जगह, पंजाब का एक जगह था जलियांवाला बाग। ठीक है, उसमें सार्वजनिक सभा के लिए बुलाया गया था, और वहाँ जनरल जो डायर था उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और कम से कम 1000 लोग उसमें मरा था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है। ठीक है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि निहत्थे भीड़ पर गोलियाँ चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर, ये डायर को आप याद रखना है। अच्छा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हो गया था तो कमेटी का गठन हुआ था जी। ठीक है, कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, तो गठन कौन कमेटी हुआ था? तो हंटर आयोग, हंटर कमेटी। ठीक है, जलियांवाला बाग के समय में कौन सा कमेटी था? तो हंटर कमेटी। अब देखिए जब ये कांड हो गया था इतना बड़ा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो नाइटहुड की उपाधि था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था? लौटा दिया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है इससे रिलेटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो इससे पूछा जाता है। देखिए ये इसी विरोध के कारण जो था गांधी जी अपना देशव्यापी, देखो जी, देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था, चलाने का निर्णय लिए थे। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसी घटना के कारण गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और देखो जलियांवाला बाग से क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखो इसी के विरोध में, जलियांवाला कांड जब विरोध हुआ था तो इसी के विरोध में के शंकर नायर जो थे, के शंकर नायर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखिए और क्या पूछा जा सकता है इससे? हाँ, एक उसमें कांग्रेस का जो था मदन महल मालवीय एक समिति का गठन किया था। ठीक है,
तो ये आपको ये याद रखना चाहिए, मालवीय वाला उसी के समय में गठन हुआ था। अच्छा, अब जनरल डायर को देखिए, जनरल डायर को उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके, लंदन में जाके इसको मारा था। तो ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा देखो, ये इसका वायसराय भी याद रखना दोस्त, ये चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, चेम्सफोर्ड। तो आपको ये भी गवर्नर जनरल भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें गांधी जी भी अपना पद कैसरे हिंद को, जो उनको उपाधि दिया था कैसरे हिंद की, जो पद मिला था, पदक जो था, उसको भी वापस लौटा दिया था इसी घटना से विक्षुब्ध होने के कारण। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो और पूछ सकता है इसमें, स्वामी श्रद्धानंद जो थे ना, स्वामी श्रद्धानंद लगान ना देने का सुझाव दिया था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड के समय में लगान ना देने का निर्णय किसके लिए किया गया था। तो इसी के समय में देखिए एक और चाह, ना दलील मतलब बिना वकील बिना दलील के, ठीक है, बिना वकील को जेल में बंद कर दिया जाता था जलियांवाला हत्याकांड के समय में। तो उससे क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने साल के लिए बंद किया जाता था। तो आपको याद रखना है 2 साल के लिए बंद किया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारा मैं जलियांवाला बाग का कंसेप्ट आपको दे दिया हूँ, यहाँ से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है किस अधिनियम के स्वरूप राजकोषीय कोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश के जनसंहार की घटना घटी। तो द रॉलेट एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये हिस्ट्री सेक्शन खत्म हो गया है। अब आपका ये पॉलिटी सेक्शन है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है पॉलिटिका के भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रदान किया गया है। तो आपको ही पता है कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखो भैया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, आपको ये याद रखना। ठीक है, चलिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रावधान किया गया है। और देखो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, अनुपातिक प्रणाली एक एकल संक्रमणीय मतदान का क्या मतलब, उसे क्या तात्पर्य, क्या कहना का मतलब हुआ। तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्य के मत आपस में बराबर हो। ठीक है, और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य होता है कि मतदान में वरीयता क्रम से दिया जाए। भारत के लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 के पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के समय में लाया गया था। ठीक है, और इसके पक्ष में 62 और जबकि विपक्ष में आपको 347 वोट मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रावधान राष्ट्रपति और उसमें से संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता में करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता में करता है। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो सबको पता होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि भारत के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में भैया मूल अधिकार का चर्चा है, मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 में आपका क्या है, मूल अधिकार है। अच्छा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको पता है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जब मूल अधिकार का चर्चा हो रहा है तो मूल कर्तव्य का भी होना चाहिए। ठीक है, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये आपको रूस के संविधान से लिया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच में विभाजन विधि का देश के कौन सा देश से लिया गया है, ये संघ और राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन जो है आपको ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अंतर्जातीय परिषद, देखो बहुत बार इसको पूछा है जी, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा आर्टिकल यूज होता है, तो 263। सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से 15 होगा और राज्यसभा से 7 होगा। अगला सेक्शन हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। चलिए, दूर संचार के लिए वायुमंडल में किस परत का प्रयोग किया जाता है, दूर संचार के लिए हम आयन मंडल में यूज करेंगे। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सा परत होता है, तो क्षोभ मंडल होता है। अच्छा, हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत कौन होता है, तो बहिर्मंडल बोला जाता है उसको।
और किस देश में पंपास घास, तो पंपास घास आपको पता है अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास का घास, ठीक है। अच्छा मैगिनॉट, मैगिनॉट, मेजिनॉट नहीं होगा, मैगिनॉट होगा। मैगिनॉट रेखा किस दो देशों के बीच में है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। देखो 2-3 को रेखा है यहाँ से, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं 2-3 रेखा बताता हूँ जहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तो हो गया मैगिनॉट, मेजिनॉट नहीं है दोस्त, ये मैगिनॉट है, लिखने में मिस्टेक किया है प्रतियोगिता दर्पण वाला। तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख ही लेता हूँ, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए एक जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। तो ये आपको हो गया उत्तरी कोरिया, ठीक है, और दक्षिण कोरिया, बहुत बार पूछता है, ठीक है। अगर 38वीं है तो आपको 49वीं भी पढ़ना चाहिए, तो 49वीं है आपको यूएसए और प्लस कनाडा, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। और एक वो ये पूछता है सबसे ज़्यादा, देखो मेनरहीन रेखा, तो ये आपको रूस और फिनलैंड के बीच में है, रूस प्लस फिनलैंड। तो ये 3-4 है, आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सेक्शन है, अच्छा एक और बचा हुआ क्वेश्चन इसमें। देखिए चुटक जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है, तो लद्दाख और लद्दाख संघराज्य के क्षेत्र में, कारगिल के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ग्रेट कैनेडियन जो एक घाटी का उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो ये शिवकिला कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है सिक्किम में पड़ता है। अच्छा भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी किया था, तो 1952। देखो भैया यहाँ से नीति से बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं सारा नीति आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। देखिए बीपीएससी और दरोगा वन इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक था पहली राष्ट्रीय वन नीति जो था 1952। देखिए मैं 5-6 बताता हूँ और वहाँ से खूब एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो पूछा जाता है आपको भारतीय वन नीति, भारतीय वन अधिनियम, ये जो इसका स्थापना होता है 1927 में, ठीक है। दूसरा जो पूछा जाता है आपका सबसे ज़्यादा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये जो स्थापना होता है 1972 में होता है, ठीक है। तीसरा जो पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम, तीसरा वन संरक्षण अधिनियम, ये जो होता है 1980 में होता है वन संरक्षण नियम। और चौथा जो सबसे ज़्यादा अभी तक एग्जाम में पूछा जाता है वो पर्यावरण, ठीक है, दरोगा में पूछा था ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ये कब हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है। तो आप ये सारा नोट कर लेना अपने बुक में। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपको, ये जैव विविधता, देखो जैव विविधता अधिनियम, ये जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना था, ठीक है, 2002, ठीक है। एक और जो इस बार पूछा था दरोगा में प्रदूषण, वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, तो ये वायु प्रदूषण जो था आपका 1981 में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना या अपने बुक में नोट कर लेना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, भारतीय वन अधिनियम 1927 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और जैव विविधता आपका 2002 में, और पर्यावरण आपका 1986 में, और वायु प्रदूषण आपका 1981 में। तो इसको सारे को आप नोट कर लेना एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको एक सब देखने को मिलेगा, रेड लिस्ट थ्रेड स्पीसीज 1964 में, और ये आपका रियो द जिनरो ब्राजील में अंगसेड 1952 में किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किया था, एजेंडा 21। अच्छा देखिए हाथी वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना को 2009 में, और ये हाथी परियोजना आरंभ हुआ था 1992 में, और ये डॉल्फिन वाला देखो एग्जाम में आता है, डॉल्फिन परियोजना आरंभ हुआ था 1991 में। देखो एक डॉल्फिन से क्वेश्चन आपको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है डॉल्फिन से रिलेटेड, वो भी बता दो। एक तो हो गया डॉल्फिन रिसर्च, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो सबको पता होगा अपना पटना में है, ठीक है। और देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपका ये भी डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन से 3 क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चलिए डॉल्फिन परियोजना हो गया 1997 में, और वर्ल्ड
लाइफ फंड 1961 में स्थापित अंतर्राज्यीय गैर संगठित गठन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में गलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित कम करना। देखो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो उसका स्थापना 1961 में होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ये याद रखना है, स्विट्जरलैंड के गलैंड में है। अच्छा, लिविंग प्लानिट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको WWF प्रकाशित करता है। इसका देखो मुख्यालय याद रखना दोस्त, ठीक है। ये वर्ल्ड, ये WWE का, WWF का जो मुख्यालय जो आपका है वो है जिनेवा में। ये देखो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है, एकदम VVI है। चलिए अब इकोनॉमिक्स को देखते हैं। इकोनॉमिक्स है कि भारत सरकार की आशा योजना किससे रिलेटेड है? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आता है। आत्मनिर्भर किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भर था, ठीक है। और पांचवा में क्या था? गरीबी हटाओ नारा दिया था, ठीक है, गरीबी हटाओ, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में आया है। कुटीर ज्योति योजना किससे रिलेटेड है? तो ये ग्रामीण रेखा से नीचे स्तर वाले व्यक्तियों को लिए दिया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ऐसा पूछा जाता है BPSC और दरोगा में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके कौन प्रकाशित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास और विकास बैंक, ठीक है, IBRD इसको प्रकाशित करता है। ये भी देखिए, यदि रुपये की कीमत में कमी और अर्थव्यवस्था की भाषा में उसको, अगर रुपये में अगर कमी आ रहा है तो उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलेंगे मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। देखो ये याद रखना, मानव विकास HDI कौन जारी कर, पहली बार HDI का जनक या पहला बार कौन जारी किया था? तो याद रखना, ये महबूल हक उल हक। तो ये याद रखना, HDI के जनक किसी को बोला जाता है, ठीक है, महबूल उल हक को। चलिए ये हो गया। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? तो ये 2002 में जारी किया गया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मानव विकास तो बता ही दिया मैंने। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि सरकारी खर्चों में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश होने वाले किसी भी कमी को क्या कहा जाता है? तो ह्रासकारी प्रभाव कहा जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मूल कारण क्या है? तो आय में असमानता हो जाएगा। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये नैरोबी में है। ये भी याद रखना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए साइंस को थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब मिलता है देखने को। चलिए साइंस में क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है पीसा का ऐतिहासिक मीनार झुका हुआ। ये तो पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में भी। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी हुई भी नहीं गिरती है, इसका क्या रीजन है? तो जो आपका जो पीसा का जो मीनार है झुका हुआ, वो एकदम बिल्कुल ऐसे झुका हुआ नहीं गिरता है वो। तो उसका रीजन ये है, उसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर उसका नहीं जो है ना बेस से होकर आपका गुजरता है, इसी कारण वो हल्का सा झुका हुआ प्रतीत होता है और ये नहीं गिरता है। देखिए ये बर्नौली परिमेय भाई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्नौली परिमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण से आधारित है। देखो बर्नौली परिमेय से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्नौली परिमेय का उदाहरण आपको दिया जाता है, एग्जाम में पूछता जाता है। तो जैसे ट्रेन जब गुजरती है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि हमको वो आप खींच लेगा। तो ये भी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, बर्नौली परिमेय का ही उदाहरण है, ठीक है। और जैसे एक उदाहरण और एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आंधी तूफान जब आता है, आंधी तूफान, ठीक है, घर का छप्पर उड़ जाना, ये सब बर्नौली परिमेय का उदाहरण है। हम लोग जो स्प्रे लगाते हैं स्प्रे, ठीक है, स्प्रे भी बर्नौली परिमेय का उदाहरण है। और फुब्बारा, जैसे पार्क वगैरह में जो फुब्बारा लगा होता है, ठीक है, वो भी बर्नौली के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। बाकी मैं साइंस पढ़ाऊंगा डीपली तो उसमें बता दूंगा। चलिए अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक छलांग लगा सकता है। हाँ भाई, ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी कम होता है। अब देखो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? देखो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉकेट जो हमारा होता है न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करता है। देखो अब न्यूटन से 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो प्रथम नियम से क्या नियम, देखो प्रथम नियम से आपको क्या मिलता है? प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम से तो बल का परिभाषा निकलता है, बल का परिभाषा, ठीक है। सेकेंड नियम से क्या मिलता है? तो बल का व्यंजक, यानी F बराबर m में, ठीक है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा निकलता है और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक निकलता है और न्यूटन के तीसरे नियम से रॉकेट का सिद्धांत निकलता है। तो आपको तीनों याद होना चाहिए। चलिए
अगला है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी घटक होता है, तो आपको ये पता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला दिया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है। ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता है, देखो भैया निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता है। न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो अल्कोहल थर्मामीटर से नापा जाता है। यहाँ क्वेश्चन और बताता हूँ, देखो उच्च तापमान 10 बार पूछा होगा कम से कम। उच्च तापमान, निम्न तापमान तो देख लिया अल्कोहल थर्मामीटर से, अगर उच्च ताप पूछते तो पायरोमीटर से नापा जाता है। पायरोमीटर 10 बार पूछा है इसको एसएससी रेलवे बीपीएससी। चलिए सदिश भी बहुत पूछता है एग्जाम में। किसी राशि में परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, अगर दोनों रहेगा तो सदिश कहलाएगा, ठीक है। और अदिश में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड होगा, देखो परिमाण होगा बट दिशा नहीं होगा, तो वो कहला जाएगा आपका अदिश राशि, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले में किस प्रकार को ऊर्जा रूपांतरण होता है, देखो थर्मल पावर में जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है वो केवल कोयले में रासायनिक ऊर्जा होता है। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु का ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उत्प्लावक बोला जाता है। इसी में तो हमारा ये आर्किमिडीज बाबा, आर्किमिडीज इसी पॉलिसी को लेकर आया चला था, ठीक। उत्प्लावकता और नियम भी कौन दिया था, तो आर्किमिडीज दिया था। ये एक दिन टब में नहा रहा था, ठीक है, इसमें उत्प्लावकता बल हुआ था और ये नाचते हुए भाग गया था, यूरेका चिल्लाते, ठीक है। यूरेका का मतलब हुआ था मैंने पा लिया खोज लिया, तो ये उत्प्लावक बल से ही रिलेटेड है। ये सब मैं साइंस पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा, नो इशू। आपको शिक्षा और मानव ज्ञान आप एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, संचार नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कृषि देखिए, एक दो को खेलकूद देख लेते हैं, खेलकूद से भी बहुत एग्जाम में आता है। देखिए शब्द आयरन, किस खेल से संबंधित है, देखिए शब्द आयरन किस खेल से, तो गोल्फ से देखो वो आप पूछा जाता है दोस्त, वाकर कप बहुत बार पूछा है ये, ठीक है। वाकर कप भी है, ये भी आपको गोल्फ से रिलेटेड है। दोनों याद रखना, आयरन शब्द और वाकर कप दोनों गोल्फ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई तो 20.12 मीटर होता है, लगभग मान लो 22 गज ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि, ठीक है, 22.4 इंटू 22.9 सेंटीमीटर। क्रिकेट के बल्ले का अधिकतम अनुपात कितना होता है, तो 38 इंच का बल्ला से खेलता है सब। क्रिकेट में भूमि के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो 27 इंच का जो स्टंप जो होगा उससे नापा जाता है। प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, तो 159 पॉइंट से लेकर 163 ग्राम तक होता है। फुटबॉल में गोल्ड पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है, 7.32 होता है। हॉकी के मैदान को गोल्ड पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है, 3.13। और बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितना होता है, 1.59। अच्छा, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन 56.7 से 58.8 ग्राम होता है। देखिए कृषि में कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चने का फसल किस रोग को आने की संभावना है, तो बेल्ट रोग से है। गेहूं का काला टिक्का रोग किससे है, तो ये फफूंदी को विनाश करता है। ये आपका बौनी किस फसल की प्रजाति है, तो टमाटर का, ठीक है। फूलों का अध्ययन पता है, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। भारत का विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा एवं फलों में किसका किस्म है, तो ये अंगूर का किस्म है, ठीक है। इलायची देखो ये एग्जाम में पूछता है, इलायची और काली में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको केरला में पाया जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए केला अनुसंधान कहाँ है, तो ये त्रिची में है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब अगला जो है आपका हम कंप्यूटर, देखिए एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर देखो पूछा जा रहा है, तो 224 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। गूगल ने किस ब्राउजर को विकसित किया, तो क्रोम को विकसित किया है, जिसमें हम लोग सर्च वगैरह करते हैं। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है, तो अजीम प्रेमजी, बहुत फेमस आदमी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस तो कंप्यूटर प्रोग्राम का वायरस होता है, और स्पैम जो होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। और ये कुकीज में कौन सा सर्च इंजन हम लोग करते हैं, तो ये वाडयू करते हैं। चलिए कंप्यूटर की स्मृति को किस में मापा जाता है, तो ये आपको सबको पता है, बिट्स में मापा जाता है। विविध से भी देखो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। वे घूमर, चकमी, गनकोर, चक्का, कालबेलिया, देखो कालबेलिया एग्जाम में आया हुआ है जी, ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, कालबेलिया पूछता है एग्जाम में। खबो, खनैन, सागा, चकमा, ठीक है, ये चकमा, ठीक है। विदेशिया, जट जाटिन देखो बहुत बार पूछा है, ठीक है, ये भी कहाँ का लोग देते हैं, तो ये बिहार का जट जाटिन। आड़ा, खाड़ा, नाच, सेला, भदोनी, मानच, फूलपति, ग्रीडा, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का है। बिहू, ठीक है, बिहू बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। नट पूजा और महारास ये सब असम का है।
अच्छा, विष्णु के 5वें अवतार को इसको माना जाता है, तो ये 52 अवतार, ठीक है। और अंतिम अवतार कौन सा अवतार होगा विष्णु का, तो कल्कि अवतार, ठीक है। ये भी अवतार ले लो यार, ख़त्म ही कर दो दुनिया को, बहुत पाप बढ़ गया है। चलिए, ये वर्ली चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित है, तो ये महाराष्ट्र का। और पट चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित है, तो ये पटचित्र बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये उड़ीसा को, ठीक है। पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत की, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। किस राज्यों में प्रसिद्ध नकलेवर त्यौहार मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, गरिया पूजा या खारची उत्सव, ये नीरमहल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और ये पूछा तमाशा, देखो बहुत बार पूछा जाता है, तमाशा ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने पूरा प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह को पूरा फुल्ली डिस्कशन कर दिया हूँ। इसको एक बार आप लोग रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा वो दृष्टि पब्लिकेशन का सार संग्रह लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दृष्टि पब्लिकेशन, ठीक है, जिसका उसका भी मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। तो 1-2 दिन में वही वीडियो आ जाएगा, तब तक इस वीडियो को आप लोग रिवीजन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।